हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। व्यावसायिक स्वास्थ्य में हम अपना आज का लेक्चर प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण क्या होता है और वायु प्रदूषण, अलग अलग प्रकार के प्रदूषणों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो व्यावसायिक स्वास्थ्य है, व्यावसायिकरण है, व्यवसाय में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर अधिक प्रदूषण होता है। तो उस प्रदूषण का मानव जगत व अन्य जीव जगत पर क्या असर पड़ता है, उसके बारे में भी हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रदूषण का अर्थ, इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि प्रदूषण क्या भला है। तो प्रदूषण का सीधे अर्थों में यही है कि जो भी दूषित वस्तुएं हैं जो हमारी स्वास्थ्य पर या अन्य पर्यावरण पर गलत असर डालती हैं, उसको हम प्रदूषण कहते हैं। तो सही अर्थों में अगर बताना है प्रदूषण के बारे में, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर कि प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा बनाई हुई वस्तुएं हैं या पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थों, जो भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक पदार्थों के भौतिक, रासायनिक, यहाँ पर प्राकृतिक पदार्थों की भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन। प्राकृतिक पदार्थों की भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, जिनका मानव व समस्त जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। तो ये हमारी प्रदूषण की परिभाषा है। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। प्राकृतिक पदार्थों की भौतिक, जो हम देखते हैं, जैसे पानी का भौतिक रूप है, टेम्परेचर है, उसका स्वाद कैसा है, वह दिखने में कैसा दिखता है, तो उसका भौतिक है। रासायनिक, जो उसमें ऑक्सीजन या और अन्य गैसें हैं, वो किस आधार पर या किस तरह मिली हुई हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो सही मात्रा में विद्यमान है या नहीं, या और उसमें केमिकल तो नहीं है, वो रासायनिक हो गई। वो जैविक, उसमें कोई ऐसे जीव जंतु तो नहीं है जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो, जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। जैविक संरचना में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, जिनका, देखो यहाँ थोड़ा रह गया, जिनका मानव व समस्त जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। तो सिंपल अर्थों में प्रदूषण की ये परिभाषा है। अगर आप जल प्रदूषण के बारे में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे जल, ये लाइन आप यहाँ से कट कर देंगे, इतनी, ये वाली, यहाँ पर आप जल लिखेंगे केवल जल की भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, जिनका मानव व समस्त जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, उसे हम, यहाँ पर हम जल लिख देंगे, यहाँ उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। बस आपको एक परिभाषा याद रखनी है, और यह सभी में आएगी, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, और चाहे ध्वनि प्रदूषण हो। तो ये सब बातें हैं। तो प्रदूषण से आप परिचित हो ही गए हैं, प्रदूषण क्या है। आगे हम अपने चैप्टर से संबंधित जो बातें हैं, हमारा अपना आज का है, वो हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो वायु प्रदूषण के बारे में जान लेते हैं कि वायु प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव हैं, जो फैक्ट्रियों से हमें प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से हैं, और उनको दूर करने के लिए जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को कम करने के लिए, क्योंकि प्रदूषण को आज के समय, जो आधुनिक युग हैं, जो विकासशील व विकसित देश दुनिया में मौजूद हैं, बिल्कुल प्रदूषण को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम केवल उनको कम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी गाड़ियां हैं, एकदम से डीजल पेट्रोल बंद नहीं हो सकता, ना ही एकदम से कोयला बंद हो सकता है। तो आज के आधुनिक युग में हम केवल उनको कम कर सकते हैं। जो एक हार्मफुल स्टेज है उस तक न पहुँचे, उसको पहले ही हम काबू करें। तो ऐसे हम कुछ
महत्वपूर्ण बातें अभी पढ़ेंगे। तो वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, तो ये हमारा टॉपिक है। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या हैं? तो वायु प्रदूषणों के दुष्प्रभाव काफ़ी तरह के होते हैं, मनुष्य पर अलग होते हैं, जीव जंतुओं पर अलग हैं और अन्य पदार्थों पर भी अलग अलग इसके प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य पर हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य पर इसका क्या दुष्प्रभाव है या मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका क्या दुष्प्रभाव है। तो सबसे पहले तो जो सांस संबंधी रोग हैं यह पैदा करता है प्रदूषण हमें। तो हम मनुष्य के जो ऊपर लिख रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे सांस संबंधी बीमारी या फेफड़े संबंधी बीमारी हो सकती है, और भी जो सांस के साथ जो हमारे शरीर में और तंत्र जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन अगर नहीं है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ये सब हम इसमें लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हमें काफ़ी तरह के रोग, खांसी, दमा, टीबी भी हो सकती है। तो श्वास संबंधी काफ़ी रोग लगने की संभावना मनुष्य में होती है, क्योंकि वायु प्रदूषण हम वायु श्वास द्वारा अंदर लेते हैं, तो श्वास जो तंत्र है उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर है वायु प्रदूषण का और भी जो जीव जंतु हैं उन पर भी असर पड़ता है। इसमें हम लिखेंगे पेड़ पौधों पर, यहाँ आएगा मनुष्य पर, पेड़ पौधों पर। तो पेड़ पौधों या वनस्पतियों पर भी इसका काफ़ी असर देखने को मिलता है, क्योंकि जब प्रदूषण फैलता है उस जगह वहाँ पेड़ होते हैं तो उन पर एक मिट्टी की परत जम जाती है पत्तों पर, और जिनसे उनकी जो भोजन लेने की जो प्रक्रिया है सूर्य के किरणों के माध्यम से, जिसको हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उस पर गलत असर पड़ता है। तो जिससे उनका खाना नहीं बनता और काफ़ी पेड़ पौधे मर जाते हैं। तो और काफ़ी पौधों में अगर उनका खाना नहीं बनेगा तो उनमें जो आवश्यक तत्व है वो नहीं मिलेंगे, जिस कारण उनकी जो कीट पतंगों को दूर भगाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी कमज़ोर हो जाएगी, जिससे उन पर काफ़ी तरह के कीट पतंगे अपना एक प्रकार से नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। तो प्रदूषण का पेड़ पौधे भी काफ़ी तरह का एक प्रकार से काफ़ी जोखिम झेलते हैं, प्रदूषण का असर उन पर भी होता है, तो उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। नंबर 3 पर हम लिखेंगे प्रदूषण का जलीय जीवों पर। तो जलीय जीव हैं उन पर भी इसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि झीलों में, तालाबों में काफ़ी तरह के छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, जो प्राकृतिक के जो पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं हम जिसको, उस पर जो एक दूसरे पर चैन सिस्टम से वो जुड़े होते हैं। छोटे जीव से बड़ा जीव अपना भोजन लेता है, बड़े जीव से उससे बड़े जीव भोजन लेते हैं। तो ये पारिस्थितिक तंत्र उसको बोलते हैं, प्रकृति द्वारा वो बनाया जाता है। तो जब वायु में जहरीली गैसें हैं और वर्षा होती है, तो वर्षा के जल के साथ वो जहरीली गैसें उस झील में या तालाब में या कोई नदी है उसमें मिल जाते हैं, जिससे उन जलीय जीवों की जो श्रृंखला है वो टूट जाती है और काफ़ी जलीय जीवों के लिए वो नुकसानदेह साबित होती है। तो जलीय जीवों पर भी इसका काफ़ी नकारात्मक असर पड़ता है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं अन्य प्रभाव। तो अन्य प्रभाव भी है, क्योंकि जो वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा, उससे जो पुरानी इमारतें हैं या पुरानी बिल्डिंग्स हम कह लेते हैं, उस पर भी अम्लीय वर्षा का असर होता है। क्योंकि अम्लीय वर्षा है वो जो पुरानी इमारतों की जो चमक होती है, पत्थरों पर वो गिरती है, तो अम्ल जिस भी जगह पर गिरता है तो उसको एक प्रकार से उसकी साइन खराब कर देता है, उसको खुरदरा कर देता है, वह उसकी जो नेचुरल बनावट होती है उसको बिगाड़ देता है। तो अन्य प्रभावों में हम यही लिखेंगे कि जो भी पुरानी, जैसे ताजमहल है, लाल किला है या और अन्य इमारतें हैं जो एक प्रकार से पर्यटक केंद्र हैं, उन पर अगर अम्लीय वर्षा होती है तो उन पर भी काफ़ी इसका गलत असर होता है। तो ये हम इस लिखेंगे इन सब बातों में। वायु प्रदूषण के ये दुष्प्रभाव थे। इसके साथ साथ वायु प्रदूषण के कारण जो एक प्रकार से वातावरण में गर्मी भी बढ़ जाती है। शहरों के आसपास हम देखते हैं, जब शहरों में जाते हैं तो वहाँ अधिक गर्मी होती है, और जैसे ही हम खेतों में या जहाँ हरियाली अधिक है वहाँ जाएंगे तो वो गर्मी कम हो जाती है। तो ग्रीन हाउस गैसों जो वातावरण में हैं उनके कारण एक ओजोन की जो लेयर है उस पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण ही काफ़ी तरह के तूफान आते हैं, आंधियाँ आती हैं, या जो भी प्राकृतिक रूप से मानसून जो आती है उस पर भी वायु प्रदूषण का गलत असर पड़ता है। कहीं कहीं बारिश अधिक हो जाती है, कहीं कहीं बारिश होती ही नहीं, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो वो भी प्राकृतिक के अंदर जो दखल होता है, जिससे प्रकृति
एक प्रकार से गुस्सा करने लगती है, रौद्र रूप धारण कर लेती है, तो वो भी प्रदूषण का एक प्रकार से कारण है और उसमें वायु प्रदूषण उसके लिए जिम्मेवार है। तो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हम क्या बातें लिख सकते हैं? तो वायु प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव थे उन पर हमने चर्चा कर ली। तो आप ये 4 बातें याद रखें, मनुष्य पर, जीव जंतुओं पर, जलीय जीवों पर या अन्य जो प्रभाव हैं वो भी होते हैं, जैसे इमारतों पर, पुरानी इमारतें को खराब कर देते हैं। और वायु प्रदूषण के अब हम पढ़ेंगे कि इनको नियंत्रण में कैसे करें या इनकी रोकथाम कैसे करें। तो बिल्कुल पूरी तरह तो इनको रोक नहीं सकते। वायु प्रदूषण को हम यहाँ पर लिखेंगे, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे करें। तो अगला अपना टॉपिक यही है, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे करें या उसको कम कैसे करें। तो कम करने में कुछ बातें हैं, कुछ नियम हैं। हर देश की सरकार ने अलग अलग कानून बनाए हुए हैं, उन कानूनों पर चलकर हम अच्छी तरह से पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। या अलग अलग देश हैं, उन कानूनों को कठोरता से लागू करवाए या उन कानूनों को और कठोर कर दें, जिससे वायु प्रदूषण या किसी भी प्रकार का जो प्राकृतिक प्रदूषण है वो कम हो और उससे हमारा जो जीव जगत है, जिसमें मनुष्य भी आ जाता है, पेड़ पौधे हैं, उस पर कोई भी उनका गलत प्रभाव ना पड़े। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि जो भी कारखाना स्थापित होता है, नए कारखाने बनाए जाते हैं, तो उन पर सबसे पहले वहाँ वातावरणीय प्रभाव देखें कि अगर यह कारखाना लगता है तो वातावरण में क्या इफेक्ट होगा, अगर नहीं लगता तो कितना फ़ायदा हो सकता है। तो कारखानों की स्थापना से पहले पर्यावरण का आकलन करें। कारखानों की स्थापना से पहले पर्यावरण देखें। तो हमने सीधा ये लिख दिया कि कारखाने जहाँ भी स्थापित करने हैं उसमें कारखानों का फ़ायदा हो, इससे पहले हमें पर्यावरण का फ़ायदा देखना होगा, तभी हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। नंबर 2 पर हम बात करते हैं कि जो भी कारखानों में कच्चा माल, कोयला या जो भी एक प्रकार से जहरीली गैसें जिसमें बाद में निकलती हैं, उनकी हमें पहले ही जांच कर लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि कारखानों में उच्च कोटि की सामग्री, यहाँ पर दहन लिख देते हैं, दहन में कोयला भी होगा और अन्य सामग्री भी आ जाती है। तो उच्च कोटि की दहन सामग्री इस्तेमाल करें। तो यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक तो हम खराब या निम्न कोटि का जो कोयला होता है या तेल होता है उसको इस्तेमाल करते हैं तो अधिक धुआं पैदा होता है या अन्य जहरीली गैसें अधिक पैदा होती हैं, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होगा। तो उच्च कोटि का जो कोयला है, उच्च कोटि का तेल है और अन्य पदार्थ भी जो एक प्रकार से उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जन में भूमिका निभाते हैं, तो वो अच्छे होने चाहिए जिससे पर्यावरण का नुकसान कम हो। फिर है, अगर क्योंकि कारखानों में काफ़ी तरह के ऊष्मा पैदा की जाती है और उस ऊष्मा पैदा करने के लिए अलग अलग तरह की सामग्री, दहन सामग्री जिसको हम कह सकते हैं, जलाने लायक जो सामग्री होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो जलाने लायक सामग्री है उसको हम पहले अच्छे से जांचें और अगर वो अधिक धुआं छोड़ रही है तो वहाँ पर अलग से नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ प्लांट स्थापित करें। जैसे बड़े बड़े कारखानों में जो पानी होता है वो गंदा पानी सीधा नाली में नहीं बहाते, नदी में नहीं बहाते, उसको पहले अच्छे से शोधन करते हैं। तो इसी तरह कारखानों का जो धुआं जा रहा है उसको भी शोधित करें। दहन के पश्चात गैसों को शोधित या, यहाँ पर हम लिखेंगे या, नियंत्रित करें। जो दहन हो रहा है गैसों का उसमें हम अच्छे से संयंत्र स्थापित करें, उन गैसों को अच्छे से शोधन करें ताकि उनकी जो जहरीली गैसें हैं वो हम सोख सकें, उनको वातावरण में जाने से रोकें। तो ये भी वातावरण के लिए फ़ायदेमंद है। फिर है प्रदूषण जो नियंत्रण है,
नंबर 4 पर हम चर्चा करेंगे इसकी। जो भी प्रदूषण के नियंत्रित करने के उपकरण हैं उनका हर कारखाने में उपयोग बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग करें। तो यह बहुत ज़रूरी है। प्रदूषक नियंत्रण अगर नहीं होंगे तो पता नहीं कैसी कैसी जहरीली गैसें बाहर चली जाएंगी। फिर है जो वाहन चल रहे हैं उनमें भी हम काफ़ी तरह के शोधित उपकरण लगा सकते हैं, या एक प्रकार से हम यहाँ पर कहेंगे कि जो नंबर 5 पर जो वाहन है, जैसे पेट्रोल या डीजल से जो चलने वाले वाहन हैं उनको बदलकर हम सीएनजी या जो गैस है और अन्य तरह की जिनका पर्यावरणीय गलत प्रभाव कम होता है तो उनका इस्तेमाल हमें बढ़ा देना चाहिए। या हम कम दूरी पर जा रहे हैं तो वहाँ पर हम साइकिल लेकर भी जा सकते हैं, या जो इलेक्ट्रिक बाइक होती हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आजकल आ गई हैं तो उनका इस्तेमाल हमें बढ़ा देना चाहिए, जिससे पर्यावरण पर एक जो प्रदूषण का खतरा है वो कम हो सके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वाहनों में यहाँ पर हम वाहनों में धुआं रहित ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाएं, क्योंकि अगर धुआं जो छोड़ते हैं वो ईंधन इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरण को अधिक नुकसान होगा। नंबर 6 पर, और ये लास्ट है, नंबर 6 पर हम चर्चा करेंगे कि कहीं भी जो फैक्ट्री है या सड़क है वहाँ अधिक मात्रा में पौधे लगाएं, तो जिससे वो प्रदूषण हो रहा है जहरीली गैसों को सोख सकें और वायुमंडल में ऑक्सीजन जो हमारे लिए फायदेमंद होती है उसको छोड़ सकें। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 6 पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। तो वायु प्रदूषण हमने ये भी जाना कि इसका प्रभाव क्या होता है, प्रदूषण के बारे में भी हमने चर्चा करी, और अब हम नियंत्रण के कुछ जानकारियां भी ली हैं हमने। तो अगर हम इन सब बातों को लागू करेंगे जो भी पूरे देश में, या हम कहें कि पूरी पृथ्वी को अगर सही रखना है तो इन नियमों का हमें पालन हर व्यक्ति को, हर राज्य को, हर देश को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में अधिक से अधिक कारखाने लगाए जा रहे हैं, अपने अपने देश अपना अपना उद्योग बढ़ा रहे हैं, जिस कारण वो वातावरण की ओर देखने में एक प्रकार से अंधे हो गए हैं, और उनका अंधापन आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तरह तरह की बीमारियां आज हम देख रहे हैं, तो उनका बीमारियों का कारण भी प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में जिम्मेवार है। तो प्रदूषण, जहाँ प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर बीमारियाँ भी अधिक होता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ पर हरियाली है, जहाँ हम प्रकृति के नज़दीक हैं, वहाँ हम काफ़ी कम बीमारियों के चपेट में आते हैं। तो अपने आप को, अपने समाज को प्रकृति प्रेम की तरफ भी जाने की ओर प्रेरित करें, प्रकृति की संभाल रखने के लिए भी उनको प्रेरित करें। पेड़ पौधे जो सरकारें आई हुई हैं या सरकारें आजकल अभियान चला रही हैं अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का, तो वो भी हमें जिम्मेवारी के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि स्कूलों में अभी सरकारी स्कूलों में हर बच्चे को एक एक पेड़ दिया जाता है। अगर हम उसको केवल थोड़े ही दिन उसकी संभाल या उसको रोपित करने तक ही उसकी देखरेख करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधों को हमें एक बड़ा होने तक उसको बड़ा करें, एक बच्चे की तरह उसको पालें, तभी उसका फ़ायदा होगा। नहीं तो काफ़ी सारे अभियान पेड़ पौधों के काफ़ी तरह के जो लगाने की प्रक्रिया है वो एक दूसरे में होड़ लगी रहती है, मगर जब बाद में देखा जाता है तो 100 में से 10 पौधे बचने मुश्किल से बचते हैं। तो ये मैंने भी देखा है, हमारे गांव में भी काफ़ी तरह के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, मगर लगाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए या
अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए लोग उत्साह से आते हैं, मगर उनकी देखरेख करने के लिए बिल्कुल ही न के बराबर लोग होते हैं, और वो पौधे कुछ ही दिनों में दम तोड़ जाते हैं पानी की कमी से या उनकी देखभाल न होने की वजह से। तो जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी देखभाल अवश्य करें। अगर उसकी देखभाल न करेंगे तो उस लगाने का, उस समाज सेवा का, उस अखबार में नाम आने का, या उस पिक्चर या उस फोटो में सभी लोग खड़े होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पर्यावरण को बचाए रखने के लिए हमें एक जिम्मेवारी के साथ कदम उठाना होगा, तभी हम सही मायने में इसकी रक्षा कर सकते हैं। तो कल क्या, फिर अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट करें, अच्छे से समझें। थैंक यू।